नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएसएस स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं बायोलॉजी अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है, पुष्प क्या है? तो उत्तर है, पुष्प आवृतबीजी पादपों का एक प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है, कब से पुष्पों के साथ मनुष्य निकट संबंध है? तो उत्तर है, प्राचीन काल से। अगला प्रश्न है, पुष्प का सहायक अंग कौन है? तो इसका आंसर है बाह्य दल और दल। अगला प्रश्न है, पुष्प का आवश्यक अंग कौन है? इसका आंसर है पुमंग और जायांग। अगला प्रश्न है, पुमंग की इकाई क्या है? तो पुमंग की इकाई पुंकेसर अथवा स्टैमेन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? तो जायांग की इकाई को अंडक अथवा कार्पेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, परागकोश में कौन सा विभाजन होता है? परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर होता है। अगला प्रश्न है, परागकोश में कितनी पालियां होती है? तो परागकोश में 2 पालियां होती है, 2 लोब्स होते हैं। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी को और क्या कहते हैं? यानी लघु बीजाणुधानी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा परागधानी। अगला प्रश्न है, मालवेसी कुल जैसे कपास और भिंडी के पादपों में कितनी पालियां पाई जाती हैं, यानी कितने लोब्स होते हैं? तो मालवेसी कुल में जितने भी पादप आते हैं उसमें एक ही पाली पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है? इसका आंसर है बेलनाकार। अगला प्रश्न है, बाह्य त्वचा अथवा एपिडर्मिस का क्या कार्य है? इसका उत्तर है सुरक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, स्फुटन यानी फूटने की क्रिया किन कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है? यानी जो परागण फूटते हैं यानी स्फुटन होते हैं वो स्टोमियम द्वारा होता है, यानी ओष्ठ कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा आकार यानी सबसे छोटे आकार के परागकण कौन है? तो सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्पेस्टिस जिसकी आकृति लगभग 10 माइक्रोमीटर है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा परागकण कौन सा है? इसका आंसर है मिरीबिलिस जलापा जिसकी आकृति लगभग 200 माइक्रोमीटर है। अगला प्रश्न है, बाह्यचोल अथवा एक्साइन किसकी बनी होती है? तो एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, अंतःचोल किसकी बनी होती है? तो अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, पोलन कीट क्या है? तो पोलन कीट जो है दोस्तों एक प्रकार का तेलीय परत होते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो परागाणु विज्ञान अथवा पोलेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है, अनाजों में परागकण का जीवन काल क्या है? तो 30 मिनट यानी लगभग आधा घंटा होता है। अगला प्रश्न है, भंडारित परागकणों का उपयोग किया जाता है? तो भंडारित परागकणों का उपयोग फसल उगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन परागकणों को प्राप्त करता है? तो वर्तिकाग्र जो है ये सबसे पहले परागकण को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, बीजांड की बाह्य आवरण है अथवा बाह्यावरण है? तो इसका उत्तर होगा अध्यावरण अथवा इंटेगुमेंट। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी पादपों में कितने अध्यावरण पाए जाते हैं? तो आवृतबीजी पादपों में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं अथवा 2 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बीजांड की मुख्य संरचना है? तो न्यूसेलस होते हैं। आप यहाँ न्यूक्लियस न पढ़ दीजिएगा, इसको न्यूसेलस पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लीची में खाने योग्य भाग है? यानी लीची जो हम लोग खाते हैं वो कौन सा भाग हम लोग को खाना चाहिए? तो इसका उत्तर है एरिल। अगला प्रश्न है, भ्रूण के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो भ्रूण के अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मक्का में यानी मकई में कौन सा परागण होता है? तो मकई में वायु परागण होता है। अगला प्रश्न है, जल परागण का 3 उदाहरण दें। उत्तर है नाजास, सेराटोफिलम और जोस्टेरा। अगला प्रश्न है, निम्फिया में कौन सा परागण होता है? तो निम्फिया में कीट परागण होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के द्वारा कितना प्रतिशत कीट परागण होता है? तो मधुमक्खियों के द्वारा लगभग 80% कीट परागण हो जाता है। अगला प्रश्न है, शंभुक यानी घोंघा परागण का उदाहरण है? यानी घोंघा जो है वो कौन किस में परागण करता है? तो सर्पवृक्ष और
आर्किक में जो है ये घोंघा परागण कराता है। अगला प्रश्न है गुलमोहर और श्यामल में किसके द्वारा परागण होता है? तो गिलहरी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है युग्मक संलयन की खोज किसने की थी? तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला प्रश्न है और आखिरी है द्वितीय निषेचन की खोज किसने की थी? तो द्वितीय निषेचन की खोज एस.जी. नाउस्ची ने की थी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।